लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देती हूँ जिसमें आपका स्लोप और डिमांड फंक्शन यूज़ होंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है कि जो क्यू है वो है ए पी अल्फ़ा के इक्वल। तो इसमें स्लोप निकालनी है डिमांड फंक्शन की। फाइन, जब हम डायग्राम बनाते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी का, तो ये सबको पता है कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस आता है एंड एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी आती है। ठीक है, सो हमारी डिमांड कैसे होती है, नेगेटिव स्लोपिंग। तो जब हम किसी चीज़ का स्लोप निकालते हैं तो क्या करते हैं, वाई एक्सिस को डिवाइड करते हैं एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें स्लोप निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, डी पी अपॉन में डी क्यू। फाइन, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, डिमांड फंक्शन Q इजिकल्स टू ए पी अल्फ़ा। तो यहाँ पे तो हम Q का कर सकते हैं P के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे P के रिस्पेक्ट में। ये क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। इसको अभी लिख लेते हैं, पहले हम निकालेंगे इसकी हेल्प से। तो इक्वेशन हमें दी हुई है डिमांड फंक्शन की Q इजिकल्स टू ए पी अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, क्योंकि स्लोप कैसे निकालते हैं हम, डिफरेंशिएट करके। तो क्या अगर हम Q को डिफरेंशिएट करेंगे P के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, जो P के ऊपर पावर होती है वो बेस में आ जाएगी, A हमारा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, एंड P के ऊपर जो पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डी क्यू अपॉन में P, लेकिन हमें तो डी पी अपॉन में डी क्यू चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको, ये हमारे पास है डी क्यू अपॉन में डी पी, ये करेंगे और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डी पी अपॉन डी क्यू के। ठीक है, अब हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को जो 1 से डिवाइड किया है, मतलब रेसिप्रोकल किया है हमने लेफ्ट हैंड साइड को, तो फिर हमें राइट हैंड साइड को भी करना होगा। तो फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा ए पी अल्फ़ा माइनस 1। हमने कुछ नहीं किया है, हमें डिमांड फंक्शन दिया होता है Q इजिकल्स टू ए पी अल्फ़ा। तो अब हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे डिमांड फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे Q हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमने डी क्यू को डी पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और उसको रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, जब उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा डी पी अपॉन में डी क्यू। फाइन, क्योंकि हमें स्लोप निकालना था तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, डी पी अपॉन डी क्यू। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को वो किया है रेसिप्रोकल, तो हमें राइट हैंड साइड को भी करना होगा। तो फिर हमारा डी पी और डी क्यू क्या आ गया, 1 अपॉन अल्फ़ा ए एंड अल्फ़ा माइनस 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो मेरा पावर में है, हम क्या करते थे, जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर के आगे माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कि जो P है हमारा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस 1, और बाकी नीचे हमारा क्या रहेगा, एज इट इज अल्फ़ा ए। तो यहाँ से हमारा आ गया स्लोप, ये क्या है, हमारा स्लोप है डिमांड फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन में डी क्यू, जो कि हमारा क्या आ रहा है, P माइनस अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा ए। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिमांड फंक्शन हमें यहाँ पे दिया है P इजिकल्स टू ए क्यू की पावर 2 प्लस बी क्यू प्लस सी। तो अब यहाँ पे हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, डी पी अपॉन डी क्यू। यहाँ पे याद रखना कि हम इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, क्योंकि स्लोप हमारा क्या आता था, डी पी अपॉन डी क्यू, और यहाँ पे हमें इन्वर्स डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि मेन जो हम डिमांड फंक्शन पढ़ते आए हैं वो क्या था कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो किस पे डिपेंड करती थी, प्राइस पे। लेकिन यहाँ तो हमें उल्टा दे दिया, यहाँ हमें प्राइस ही दे दिया, क्वांटिटी मतलब जो प्राइस है हमारी वो किसका फंक्शन है, क्वांटिटी का। और अभी तक हम पढ़ते आए कि क्वांटिटी किसका, प्राइस का फंक्शन है। तो यहाँ पे तो हमें उल्टा दे दिया, तो ये हमारा इन्वर्स डिमांड फंक्शन है। लेकिन हमें अब क्या करना है, हमें इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें तो बस ये देखना है कि हमें स्लोप निकालने के लिए डी पी अपॉन डी क्यू चाहिए। अगर हमारा क्यू दे रखा है तो हम उसको मतलब P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल कर देंगे, और अगर P दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे Q के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब P को Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 यहाँ पे बेस में आ जाएगा, A एज इट इज़ Q की पावर 1 हो जाएगी क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा B।
ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और क्यू को करेंगे डेरिवेटिव तो वो 1 होगा, सी का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 होगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो है 2AQ + B। तो रेसिप्रोकल करना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्लोप क्या होता है, dp/dq। तो बस ये हमारा आंसर आ गया, स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन क्या है हमारा, dp/dq, और इसका सॉल्यूशन आया है हमारा 2AQ + B। ओके, अब स्लोप निकालना तो हमने सीख लिया। अगर हमारा स्लोप जो है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, एक मिनट, अगर हमारा स्लोप जो है वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। अगर हमारा स्लोप नेगेटिव आता है तो इसका मतलब जो हमारी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। और स्लोप क्या होता है हमारा, मार्जिनल। अगर हम मान लो टोटल प्रोडक्ट की कर्व देख रहे हैं, तो अगर उसका मार्जिनल पॉजिटिव आएगा, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट की जो कर्व है वो इंक्रीजिंग है। और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट की कर्व जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। ये तो हमारा पता चल गया हमें स्लोप से। अब हमें देखना है कर्वेचर, यानी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि अगर ये मैं कर्व बनाऊं तो ये भी मेरा अपवर्ड स्लोपिंग है, ये भी मेरा अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, और ये भी मेरा अपवर्ड स्लोपिंग है। तो हमें कर्वेचर कैसे पता चलेगा, यानी कि हमें रेट कैसे पता चलेगा कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो जब हम स्लोप देखते हैं तब हम सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं, लाइक dy/dx, राइट, ठीक है, और देखते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। सेम यहाँ पे dy/dx अगर नेगेटिव आता है तो ये हमारा क्या हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब कर्वेचर कैसे देखते हैं, कर्वेचर होता है हमारा डबल डेरिवेटिव। लाइक कि अगर हमें कर्वेचर चेक करना है तो हमें d²y/dx² चेक करना होगा, ठीक है। लाइक मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वो मेरा पॉजिटिव आ गया, यानी मुझे ये तो पता चल गई कि जो मेरी कर्व है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब मैं क्या करूँगी, उस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव कर दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो अगर वो पॉजिटिव आता है अगेन, अगर वो अगेन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेट है, यानी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का जो हमारा रेट है वो इंक्रीजिंग रेट है, यानी वो बढ़ तो रहा है पर बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ रहा है, यानी पहले डबल से बढ़ रहा था फिर ट्रिपल से बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो गया हमारा कि ये हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। अब इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है कि हमारी कर्व जो है वो कॉन्वेक्स है। ये याद रखना कि इंक्रीजिंग रेट का मतलब होता है कि जो हमारी कर्व है वो कॉन्वेक्स है, यानी कि अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं और वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब इंक्रीजिंग रेट है, और इंक्रीजिंग रेट का मतलब है कि कर्व जो है वो कॉन्वेक्स है, या इसको बोल सकते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रही है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है नेगेटिव आ गया, मान लो कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो मेरा नेगेटिव आया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरी कर्व है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, ठीक है। इंक्रीज तो कर रही है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा dy/dx था वो तो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि हम इस वाली सिचुएशन का देख रहे हैं, लेकिन डबल डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आया है, इसका मतलब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही है, यानी कि अगर पहले ट्रिपल से इंक्रीज कर रही थी तो अब डबल से कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कर्व क्या होगी, कॉनकेव होगी। और ये जो हम कॉन्वेक्सिटी या कॉन्केविटी देखते हैं ये हम ओरिजिन से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। अब एक बार इन सबको ना डायग्राम से और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, जस्ट वेट। अब हमारे पास यहाँ पे दो केस हैं। फर्स्ट, अगर हमारा स्लोप है पॉजिटिव आ रहा है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तब हम कैसे कर्वेचर चेक करेंगे। और अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, यानी स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो हम कैसे कर्वेचर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले केस वन। केस वन है हमारा कि अगर हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि हमारा f(x) क्या है, f'(x) क्या है हमारा, पॉजिटिव, या इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा dy/dx है वो हमारा पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है। और ये तीनों क्या बता रहे हैं हमारे कि जो हमारा स्लोप है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी कर्व बनेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन की ही बनेगी। तो इसके हमारे पास तीन केस होते हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा,
एक केस है हमारे पास कि जो हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व मूव कर रही है वो एकदम स्ट्रेट लाइन हो यानी कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे क्या होगी हमारी कर्व कांस्टेंट होगी। ठीक है, ना तो ये ऊपर को मूव कर रही है या नीचे को मूव कर रही है। ठीक है, ना तो ये कॉन्वेक्स है ना ये कॉनकेव है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्या है हमारी कर्व? स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव जीरो आए, क्योंकि अब देखो यहाँ पे हमारा कोई कर्वेचर तो है ही नहीं, ना तो कर्व हमारी कॉन्वेक्स है ना कर्व हमारी कॉनकेव है, तो ओरिजिन पे तो हमारा कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये तो हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। इसका मतलब जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो हमारा ज़ीरो के इक्वल है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा डी स्क्वायर वाई है अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हमारा ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, ये तो हमें पता है, इसीलिए जो हमारी तीनों कर्व बनेंगी वो तीनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में बनेंगी। लेकिन ये मेरी जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है ये क्या है? कि स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव है वो ज़ीरो के इक्वल है। सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मान लो कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ जाए, यानी फर्स्ट तो हमारा पॉजिटिव था ही, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी कर्व, लेकिन हमारा सेकंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आ गया, यानी अब हमें पता चल गया कि जो हमारी कर्व है वो इंक्रीजिंग रेट से कर रही है इंक्रीज। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही है और ये क्या है? कॉन्वेक्स है। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर डेरिवेटिव आपका दोबारा से पॉजिटिव आता है यानी सेकंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कर्व है वो कॉन्वेक्स है। और कॉन्वेक्स कर्व हमारी कैसे मूव करती है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टर्न होने का क्या मतलब है कि वो जो कर्व है हमारी लेफ्टवर्ड रोटेट कर रही है। ठीक है, तो जब हमारा ऐसे बैंड होगा यानी कि हमारे लेफ्टवर्ड बैंडिंग हो रही है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हम टर्न कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा इस टाइप से टर्न होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये कॉन्वेक्स है। और अगर आप इसको चेक करो तो अगर आप इसको चेक करो तो इस लाइन पे देखो कि जो हमारी कर्व है क्या वो कॉन्वेक्स आ रही है, यानी इसकी जो बैक साइड है वो आ रही है हमारी एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब कर्व क्या है? हमारी कॉन्वेक्स है। तो ये हमें बताती है कि जो हमारा कर्वेचर है यहाँ पे वो कॉन्वेक्स है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। और इसका क्या मतलब है कि जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यानी ज़ीरो से बड़ा है। अब देखो कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो पॉजिटिव है यानी अपवर्ड स्लोपिंग ही होगी, लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे? अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव जाता है तो इसका मतलब जो कर्व हमारी अपवर्ड स्लोप हो रही है वो डिक्रीजिंग रेट से होगी। ठीक है, और डिक्रीजिंग रेट से अगर कर्व हमारी मूव हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि वो कॉनकेव होगी। और कॉनकेव कर्व में हमारी कर्व की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? क्लॉकवाइज। सो अगर क्लॉकवाइज होगी तो इसका मतलब वो राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो यहाँ पे हमारी कर्व कैसे? इस टाइप से मूव करेगी, यानी अगर आप ये देखो तो ये क्लॉकवाइज यानी राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा सेकेंड डेरिवेटिव जो है यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है इसीलिए तीनों अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हैं। और फिर उसके बाद हम उसको डबल डेरिवेटिव चेक करके देखेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है इसका मतलब कॉन्वेक्स है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा एंड इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव हमारा ज़ीरो आता है इसका मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन है और कांस्टेंट मूव में हमारी कर्व ड्रॉ होगी। अगर डबल डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आता है, ठीक है, ज़ीरो से छोटा आता है, तो वहाँ पे क्या होगी? अपवर्ड तो है, कर्व हमारी अपवर्ड है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होगी, यानी डिक्रीजिंग रेट हमारा क्या बताता है? कि कॉनकेव। ये देखो एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है? हमारा कॉनकेविटी आ रही है कर्व की। ठीक है, और ये कैसे मूव कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फाइन। अब सेकंड केस है हमारा कि अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए। अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा यानी डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव हो गया तो कर्व कैसी होगी? हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे तीन केस आएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे थ्री कर्व्स
ड्रॉ होंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसीलिए सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। अगर हमारी कर्व इस टाइप से होती है यानी कि स्ट्रेट लाइन होती है, इसका क्या मतलब है कि देखो ये हो तो डिक्रीज ही रही है, ठीक है, इतना तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आए हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या रहा होगा हमारा 0, ठीक है, क्योंकि इसका हमें कर्वेचर नहीं पता है, ना तो ये कॉनकेव है एक्स एक्सिस पे और ना ये कॉन्वेक्स है ओरिजिन पे, ठीक है, तो ना ये कॉनकेव है ना ये कॉन्वेक्स है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है तो हमारी क्या कांस्टेंट होती है कर्व, यानी सेम रेट से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, स्ट्रेट लाइन होती है और इसका मतलब है कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हमारा क्या आया है 0 के इक्वल आया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आया तब तो स्ट्रेट लाइन हो गई, लेकिन अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मैंने क्या बताया था पिछले केस में कि अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है इसका मतलब हमारी कर्व कैसी होगी कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स कर्व हमारी कैसी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी ये, क्योंकि ये देखो अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करते हो कर्व को, हमारी कैसी होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगी, और अगर ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है इसका मतलब क्या है ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे डिक्रीज तो कर रही है कर्व लेकिन इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज कर रही है, और इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज कब करती है जब हमारी कर्व कॉन्वेक्स होती है, और इसकी शेप कैसे होती है एंटी क्लॉकवाइज। और ये कर्व हमें कैसे पता चलती है, यानी कॉन्वेक्सिटी हमें कैसे पता चलती है जब हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, ठीक है। दोनों ही केसेस में अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है ना इसका मतलब हमारी कर्व कैसी है कॉन्वेक्स, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है इसका मतलब हमारी कर्व कैसी है कॉनकेव, ठीक है। और अगर हमारी कर्व कॉन्वेक्स होती है तो याद रखना जो हमारा कर्व बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी, और जो अगर हमारी कॉनकेव आती है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कर्व यहाँ पे भी डिक्रीज ही करेगी क्योंकि स्लोप तो हमारा नेगेटिव है, लेकिन इस बार जो हमारी डिक्रीज कर रही है वो डिक्रीजिंग रेट से कर रही है, क्योंकि इंक्रीजिंग रेट तो हमने ऑलरेडी ले लिया, तो ये अब हमारा क्या होगा डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि पहले डबल यूनिट से डिक्रीज कर रही थी फिर ट्रिपल यूनिट से डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि पहले ट्रिपल यूनिट से डिक्रीज कर रही थी अब डबल स्पीड से डिक्रीज कर रही है, ठीक है। डिक्रीजिंग रेट का क्या मतलब होता है कि जो हमारी कर्व है वो कैसी है कॉनकेव है, और कॉनकेव कर्व में जो हमारा कर्व बनती है वो किस टाइप से बनती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होती है हमारी दिस वन, अगर हम इस कर्व को आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेगी, तो यहाँ पे डिक्रीज तो कर रही है बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये चीज़ देखो कि यहाँ पे एक्स हम ओरिजिन से चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कॉन्वेक्स आ रही है साइड, एंड यहाँ पे हमारी कॉनकेव आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा d²y/dx² हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव है इसका मतलब कॉनकेव है, नेगेटिव है इसका मतलब डिक्रीजिंग रेट है, और इसका मतलब क्लॉकवाइज में हमारी शेप बनेगी। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इंक्रीजिंग रेट है, पॉजिटिव है इसका मतलब कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव है तो हमारी कैसी बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर 0 है तो स्ट्रेट लाइन होगी कांस्टेंट कर्व बनेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है y = 5x² + 6, और हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पे y = 5x² + 6, ठीक है। अब मतलब हम इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें स्लोप निकालना है पहले। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो यहाँ पे हमारा x है, और x क्या है हमारी इसको हम एज अ क्वांटिटी ले लेंगे, इसको हम एज अ प्राइस ले लेंगे, तो dp/dq करते थे हम स्लोप निकालने के लिए। तो अब अगर हम dy/dx करेंगे यहाँ पे
तो क्या आएगा हमारा, अब ये देखो 2 है यहाँ पे, तो ये हमारा बेस में आ जाएगा, x की पावर हमारी 1 हो जाएगी और 6 हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10x। ये आ गया हमारा स्लोप। तो यहाँ से क्या आ गई हमारी स्लोप, स्लोप क्या होता है हमारा dy/dx यानी सिंगल डेरिवेटिव, और ये हमारा आया है 10x। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब फर्स्ट तो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव है, यानी कि जो हमारी स्लोप है वो कैसी मूव, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इतना तो हमें पता चल गया। अब हमें, लेकिन हमें तो यहाँ पे ये पूछा है कि ये कॉन्वेक्स है, ये प्रूफ करो। अब हमें कर्वेचर निकालना है, यानी कॉन्वेक्सिटी या कॉन्केविटी चेक करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव करते थे। तो क्या करेंगे, d²y/dx²। 10x का दोबारा से डेरिवेटिव करूँगी तो क्या आएगा 10, ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब ये हमारा क्या आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आता है तो मैंने क्या बताया था कि वो हमारी कर्व कैसी हो जाती है, कॉन्वेक्स हो जाती है। और कॉन्वेक्स का क्या मतलब होता है कि वो जो हमारी इंक्रीज़ कर रही है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रही है, यानी स्लोप तो पता चल गया अपवर्ड है, लेकिन क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रही है। पर एक चीज़ याद रखना कि ये हमारा पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता है अभी। हो सकता है कि x की वैल्यू नेगेटिव में हो, तो यहाँ पे ये ज़रूर लिख देना कि ये अपवर्ड होगी इफ़ x पॉजिटिव होगा तो, और ये डाउनवर्ड होगी अगर हमारा x नेगेटिव होगा तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डायरेक्शन जो है वो x पे डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, हमारा सिंपल 10 आया है कांस्टेंट वैल्यू, ये तो हमारी पॉजिटिव ही है, तो ये हमारा फिक्स है कि ये हमारा कॉन्वेक्स ही होगा और इंक्रीजिंग रेट होगा। तो यानी कि हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बता रहा है हमें, कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारी जो कर्व है, यानी हमारा जो डिमांड फंक्शन है वो कॉन्वेक्स है, और यही हमें शो करना था। क्वेश्चन में यही तो बोला है कि शो करो कि ये जो हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है ये कॉन्वेक्स है। तो अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये कॉन्वेक्स है। फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों ने माइक्रो में पढ़ा ही होगा। ये हमें क्या बताती है कि हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है किसी भी फैक्टर में चेंज होने की वजह से, है ना। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब प्राइस में 1% या 1 यूनिट में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है। लेकिन ये फैक्टर हमारे और भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो प्राइस पे डिपेंड करती है, लेकिन हमारी डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, हमारी डिमांड इनकम पे भी डिपेंड करती है, इसके सब्सटीट्यूट्स पे भी डिपेंड करती है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताते हैं कि हमारे मतलब कितना परसेंट चेंज आएगा क्वांटिटी में अगर उसके फैक्टर में चेंज आता है तो ये हमारी 3 तरह की होती है। फर्स्ट हमारी होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब हम डिमांड में चेंज चेक करते हैं प्राइस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब हम प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड में चेंज चेक करते हैं तो वो हमारा होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम इनकम के रिस्पेक्ट में चेंज चेक करते हैं, यानी कि जब हम इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज चेक करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और जब हम कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सटीट्यूट यानी कि अदर गुड के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी किसी दूसरे गुड के मतलब दूसरे गुड के प्राइस में या किसी भी चीज़ में चेंज आने की वजह से हमारे नॉर्मल गुड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको कैसे हम चेक करते हैं, अदर गुड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या फिर बोल सकता है कि अदर गुड के प्राइस के रिस्पेक्ट में। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी चेक कर रही हूँ एक्स की तो मैं उसको देखूंगी वाई के प्राइस के रिस्पेक्ट में। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी चेक कर रही हूँ वाई की तो मैं उसको देखूंगी एक्स के प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं
प्राइस इलास्टिस, एक मिनट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारा फॉर्मूला क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही होता था फॉर्मूला। तो हम इसको कैसे लिखते थे कि जो हमारा क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उसकी हम परसेंटेज निकालते हैं, और जो हमारा प्राइस में चेंज आ रहा है उसकी हम परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पे 100 तो हमारा 100 से कैंसिल आउट हो जाता था, तो यहाँ पे हमारा क्या बचता था, चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू, और यहाँ से अगर ये जो डिवाइड में है ये हमारा अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है पी अपॉन में चेंज इन पी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। कुछ नहीं किया है, बस चेंज इन पी को इस साइड ले आए और क्यू को इस साइड ले आए, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा होगा और ये वाला फॉर्मूला भी ऑलरेडी पढ़ा होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी नहीं लेते, तब हम क्या लेते हैं, डी क्यू अपॉन में डी पी, ठीक है। तो अब अगर हम डिफरेंशिएशन के टर्म्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे तो वो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी पी इंटू पी अपॉन में क्यू, ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, राइट। क्योंकि हम चेंज कैसे चेक करते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी क्या होता है हमारा, डी क्यू अपॉन में डी पी। अब आपको याद होगा जब हमने स्लोप निकाला था तो हम स्लोप कैसे निकालते थे, डी पी अपॉन डी क्यू, लेकिन फॉर्मूले में तो हमें दिया हुआ है डी क्यू अपॉन डी पी। तो इसीलिए मैंने आपको रेसिप्रोकल वाली चीज़ बताई थी कि अगर हमें ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, यानी कि इन्वर्स डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, तो हम स्लोप तो निकाल लेते हैं यहाँ से डी पी अपॉन डी क्यू, लेकिन हमें जब ये निकालना होगा इलास्टिसिटी तो वहाँ पे तो हमें डी क्यू अपॉन डी पी ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में स्लोप, क्योंकि स्लोप तो हमारा डी पी अपॉन डी क्यू होता है, फॉर्मूले में हमारा डी क्यू अपॉन डी पी है, तो हम इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में स्लोप इंटू पी अपॉन में क्यू। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, तो मैं एक बार वापस से बता देती हूँ कि देखो, जब हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं ना प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आता है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन में क्यू। ये वाला फॉर्मूला तो हम 11-12 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, सिर्फ उसको डी क्यू अपॉन डी पी की फॉर्म में लिख देते हैं, बाकी एज इट इज़ रहता है पी अपॉन में क्यू, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो हमारा सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जब हम, अगर हमें कोई भी इन्वर्स डिमांड फंक्शन दिया हो, अगर हमें सिर्फ डिमांड फंक्शन दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे हमें q इजिकल्स टू और फिर कुछ फंक्शन में दिया हुआ है तो हम उसको q को p के उसमें रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पे p इजिकल्स टू में कुछ इक्वेशन दी हुई है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से डी पी अपॉन डी क्यू ही निकालेंगे, फिर हमें उससे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपॉन में डी पी अपॉन डी क्यू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमें डी क्यू अपॉन डी पी चाहिए और हमें स्लोप दिया हुआ है तो स्लोप को क्या करेंगे, हम अपॉन में लिख देंगे, तो हमारी एज इट इज सेम चीज़ हो जाएगी। क्योंकि डी क्यू अपॉन डी पी क्यू हम 1 अपॉन में डी पी अपॉन डी क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारा पी बाई पी क्यू, सॉरी यहाँ पे तो हमारा पी अपॉन क्यू एज इट इज ही रहेगा, तो इस ये चीज़ अलग है। तो अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसे ये बोल सकते हैं 1 अपॉन स्लोप इंटू पी बाई क्यू, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है, फाइन। अब यहाँ से ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ नोटिस करो कि जो ये हमारा डी क्यू अपॉन डी पी है और ये पी अपॉन क्यू यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको वापस डिवाइड में लेके आती हूँ, सपोज़ ये हमें दिया हुआ है डी क्यू अपॉन डी पी, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमें दिया है पी अपॉन क्यू, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्यू अपॉन में पी, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा यही था ना। यहाँ पे देखो, जब हम जब हम स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमारा फॉर्मूला यही होता है, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन में परसेंटेज चेंज इन पी। वो तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ले आते हैं, है ना। तो अगर हम इसको
डिवाइड की फॉर्म में ही रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी पी अपॉन में क्यू अपॉन में पी। तो इसको हम मार्जिनल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमारा मार्जिनल बताता है और डेरिवेटिव को ही हम स्लोप बोलते हैं, लेकिन स्लोप तो डी पी अपॉन डी क्यू है। तो अगर हम क्वांटिटी को प्राइस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो ये क्या होगा, हमारा मार्जिनल पता चल जाएगा, क्योंकि क्यू हमारा यहाँ पे क्या है, आउटपुट। अगर मैं आउटपुट को प्राइस के रिस्पेक्ट में चेंज कर दूँ तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये मेरा मार्जिनल निकल के आ गया। और अगर हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं यानी Q अपॉन में P, तो ये क्या हो जाता है, हमारा एवरेज हो जाता है। अगर आपने माइक्रो नहीं पढ़ी है तो हो सकता है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर अगर नहीं भी समझ आ रहा है इतना तो कोई बात नहीं, माइक्रो करोगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ फॉर्मूले एक बार याद रखो, ठीक है, क्योंकि वो हमारे यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में। बाकी सेम जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी के लिए किया है वही हमारा सेम इनकम इलास्टिसिटी के लिए होगा, बस जहाँ जहाँ हमारा प्राइस है वहाँ वहाँ हम इनकम का यूज़ करेंगे, और सेम ही हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए होगा, ठीक है। तो एक बार उनके फॉर्मूले भी चेक कर लेते हैं। सो जब हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आता है, चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी इंटू पी अपॉन में क्यू, यही था फॉर्मूला। इसको हम क्या लिखते थे, डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन में क्यू। अगर हमें यही चीज़ दी हुई है तो एज इट इज़ लिखेंगे, अगर डी पी अपॉन डी क्यू दिया हुआ है तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो कि अगर हमें यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी दी हुई होती है, यानी कि अगर हमें इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ हमें प्राइस दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम इनकम ले लेंगे, क्योंकि अभी अगर हम इसको यहाँ पे प्राइस के रिस्पेक्ट में चेंज चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इनकम के रिस्पेक्ट में चेंज चेक करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आई अपॉन में क्यू। समटाइम्स यहाँ पे आई भी हो सकता है एंड मे बी यहाँ पे वाई भी हो सकता है, क्योंकि वाई को भी हम किससे, मतलब इनकम को हम किससे, वाई से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे वाई अपॉन में क्यू भी हो सकता है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन में डी वाई इंटू वाई अपॉन में क्यू। अगर यहाँ से क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें, हमारी अगर हम x की क्वांटिटी देख रहे हैं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे y के प्राइस से, इंटू पी वाई अपॉन में क्यू एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने x लिया है वो x गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो y लिया है वो y गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम x की क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, अगर y के प्राइस में चेंज आ जाए और सेम हमारा चेंज हो जाएगा, x की जगह y ले लेंगे, y की जगह x ले लेंगे, अगर हम x का इफेक्ट देख रहे हैं y पे तो, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या चेंज आ रहा है Q में, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, लेकिन ये x है और ये y है, एंड यहाँ पे पी वाई अपॉन में क्यू एक्स, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, E अपॉन में P, या फिर कैसे लिखते हैं E अपॉन में D। ये हमारा दिखाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेक करना है तो ये हमारा एन की फॉर्म में होता है, बस ये वाली जो लाइन है हमारी थोड़ी नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे D, ये हमारा दिखाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेक करना होता है तो हम इस टाइप से उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब देखो कि अगर हमारी जो इलास्टिसिटी है वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब वो क्या होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि हमारी क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी हमारे प्राइस में जो चेंज हो रहा है उससे हमारे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हमारी इलास्टिसिटी क्या है, 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, ठीक है, यानी लेस देन 1 है, तो वो क्या होती है, हमारी इनइलास्टिक होती है, या फिर लेस देन इलास्टिक बोल सकते हैं, मतलब कि इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है बट ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। अगर हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 होती है, इसका मतलब ये क्या होती है, हमारी यूनिटी इलास्टिक, यानी कि जितना चेंज हम प्राइस में लेके आ रहे हैं उतना ही चेंज हमारी क्वांटिटी में आ रहा है।
ठीक है। अगर हमारी इलास्टिसिटी जो है वो 1 से ज़्यादा होती है, इसका मतलब मोर देन इलास्टिक होती है, तो ये इसको हम क्या लिखते हैं, इलास्टिक, यानी कि ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे ज़्यादा हमारी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। और एक लास्ट हमारा होता है अगर हमारी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, तो ये है हमारी परफेक्टली इलास्टिक, यानी प्राइस में हल्का सा चेंज आया, ना के बराबर, और क्वांटिटी हमारी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, ठीक है। एंड सेम चीज़ हमारी इनकम इलास्टिसिटी के लिए होती है। अगर इनकम इलास्टिसिटी 0 है, इसका मतलब वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। अगर इनकम इलास्टिसिटी 1 है, मतलब यूनिटरी इलास्टिक है। और अगर इनकम इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक है। तो वहाँ पे हम क्या चेंज देखते हैं इनकम के रिस्पेक्ट में, लाइक कि यहाँ पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी 1 है, तो यानी प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। अगर ये मेरी इनकम इलास्टिसिटी होता, यहाँ पे अगर मैं एनडी चेक कर रही होती, वो मेरा 1 के इक्वल होता, इसका मतलब जितना चेंज मैं इनकम में लेके आ रही हूँ उतना ही चेंज मेरा क्वांटिटी में आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम चेंज किसके रिस्पेक्ट में चेक करते, इनकम के रिस्पेक्ट में। और सेम हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में होता है, यानी कि जो हमारी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उसको हम देखते हैं दूसरे गुड के प्राइस के रिस्पेक्ट में। फाइन। ये क्वेश्चन देखो, डिमांड फंक्शन दिया है Q इजिकल्स टू ए पी अल्फा। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन तब हमने सिर्फ स्लोप निकाली थी। अब यहाँ पे हमें बोला है कि स्लोप भी निकालनी है और इसके प्राइस इलास्टिसिटी भी निकालनी है, ठीक है। तो स्लोप हमने कैसे निकाली थी, सबसे पहले तो ये जो हमें दिया है हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे P के रिस्पेक्ट में, तो डी क्यू करेंगे हम डी पी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा ए पी अल्फा माइनस 1, ठीक है। और लेकिन हमें स्लोप के लिए क्या चाहिए होती है, स्लोप हमारा क्या होता है, डी पी अपॉन डी क्यू। फाइन। तो अब हमें अगर यहाँ पे डी पी अपॉन डी क्यू करना है तो क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ऑब्वियस है। तो 1 अपॉन में क्या कर देंगे, डी पी अपॉन डी क्यू, तो वहाँ से हमारा स्लोप आ जाएगा। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल करना है, तो डी पी अपॉन डी क्यू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन अल्फा ए पी अल्फा माइनस 1, और हमने इसको सॉल्व किया था तो ये क्या आया था, p माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन में अल्फा ए। यहाँ तक हम इसे ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट करा दिया है। तो अब ये तो हमारा स्लोप निकल के आ गया, ये तो हमें पता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अब हम इसको प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे वो हमें चेक करना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकलता है, ईडी का फॉर्मूला होता है हमारा डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन में क्यू, यही होता है। डी क्यू अपॉन डी पी हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो डी क्यू अपॉन डी पी हमारा क्या आ रहा है, अल्फा ए पी अल्फा माइनस 1। पी हमारे पास क्या है, पी तो हमें दिया नहीं है तो पी एज इट इज़, और क्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ए पी अल्फा। तो अब एक चीज़ देखो, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या, ये क्या बचेगा, एक मिनट, ए से ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, अल्फा पी अल्फा माइनस 1, और यहाँ से हमारा बचेगा पी अल्फा माइनस 1। क्योंकि ये देखो, जब मैंने पी को इस वाले पी से कैंसिल आउट किया तो पी की 1 पावर यहाँ की पी की 1 पावर से माइनस हो गई, तो जब इसमें से मैं 1 पावर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, पी अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो अब ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा बचेगा सिर्फ अल्फा। या अगर आपको यहाँ से थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई हो, मैथमेटिकल ना समझ में आया हो, तो आप इसको एक तरह से और कर सकते हो कि यहाँ पे हमें दिया अल्फा ए पी अल्फा माइनस 1 इंटू पी अपॉन ए पी अल्फा, ठीक है। तो आप यहाँ से सिर्फ ए को कैंसिल आउट करो, बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ लिख लो। अब ये तो आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर से मैं कोई भी चीज़ न्यूमिनेटर में लेके जा रही हूँ तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा पी अल्फा माइनस 1। अब ये पी देखो, ये बेस सेम है तो क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस 1, और ये यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो अब 1 1 से कैंसिल आउट, पी अल्फा अल्फा से कैंसिल आउट, तो ये क्या, अल्फा पी की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ से आंसर आ जाएगा अल्फा। ओके,
बाकी इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, क्योंकि अभी तो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वो करा रही हूँ, उस पर हम मेन फोकस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है तो हम एकदम ब्रीफली तो उसको नहीं पढ़ सकते, पर मैक्सिमम जितना कवर होगा उतना मैं करा दूंगी, और बाकी कुछ चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा, राइट।